So, firstly, sir, thank you so much for taking your time out and doing this podcast with us. We hope we can, get a lot of information from you in this podcast, and we hope that everyone who listens to this podcast are able to get a lot of insights and information and knowledge, from you. तो हम बता रहे थे कि हमने पॉडकास्ट कैसे चालू किया था कि हमें लगता है कि इंडस्ट्री में रोल मॉडल्स की कमी है, तो रोल मॉडल्स बिल्ड करने हैं। एक इंफॉर्मेशन गैप है, वो मार्केट में फुलफिल करना है। एंड तीसरा ये है कि थॉट लीडरशिप बिल्ड करना है। एंड आप जैसे लीडर्स ने काफी टाइम से टेक्सटाइल में काफी अच्छा काम किया है, तो आपकी जर्नी से और समझना चाहेंगे हम। सी लेट मी जस्ट मैं शुरू करता हूँ। देखिए, मेरे को आज 40 साल हो गए टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए। पहले मैंने वक्त बिताया इंडियन एक्रेलिक्स लिमिटेड में। एक्चुअली मैंने कैरियर की शुरुआत करी भारत कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। उस समय में 1975-76 में भारत कॉमर्स इंडस्ट्रीज के पास 3 स्पिनिंग मिल होती थी। एक राजपुरा में थी, एक नागदा में थी, और एक किरण स्पिनिंग मिल होती थी थाने में। ये मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ, 75 से 76 की। तो उस समय मैंने ज्वाइन किया था भारत कॉमर्स इंडस्ट्री। दिल्ली में ऑफिस था। मिस्टर GL लाट, जो अब खुद भी इंडिपेंडेंट वो करते हैं, वो उसके प्रेसिडेंट थे। बॉम्बे में बैठते थे, मैं दिल्ली में बैठता था पोदार साहब के साथ में। तब उस समय मेरा एक इंटरेस्ट हुआ था कि ये धागा बनता कैसे है। क्योंकि क्या होता है कि कॉटन, हम लोग उसको रुई बोलते हैं, चाहे वो कॉटन हो या पॉलिएस्टर की हो या विस्कोस की हो, वो रुई है देखने में। तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनके अपने अपने जो हैं सीमाएं हैं, लेकिन देखने में सब रुई है। तो मुझे ये सबसे पहले लगता था कि ये रुई से धागा कैसे बन जाता है। क्योंकि चरखा में हम देखते थे, चरखा घुमाते हैं और उसमें वो अटका के और उसको खींचते थे तो धागा बनता था, लेकिन वो थोड़ा धागा बनता था, एक छोटी रील बनती थी, हम बचपन में देखा उसको। तो बट इतने बड़ी बड़ी कौन कैसे बनती हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम राजपुरा में जाके देखी स्पिनिंग मिल। दैट अट्रैक्टेड मी। इट वाज ओपन एंड, उस समय में यूनिट लगी हुई थी पुरानी, लेकिन उस समय भी वो जापान की थी, लेकिन ऑर्लिगन के थ्रू इंस्टॉल की थी। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय कैरियर। देन आई जॉइंड इंडियन एक्रेलिक्स लिमिटेड। फिर मैं उससे संबंधित रहा। उनकी फैक्ट्री लगी गुरु हरकिशनपुरा लुधियाना के पास में, एक्रेलिक फाइबर बनाने की। आज वो भारत के सबसे ज्यादा एक्रेलिक फाइबर बनाने वाली कंपनियों में से एक है। उसके बाद फिर मैंने रिलायंस ज्वाइन करी। तो आज रिलायंस में तकरीबन 20 साल होने को आए हैं रिलायंस से जुड़े हुए। तो हालांकि मैं कभी भी प्लांट में जाके शॉप फ्लोर पे काम नहीं किया। मुझे टेक्सटाइल की जानकारी है, टेक्सटाइल के बारे में मैं जानता हूँ। और स्पेशली अपने इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें बहुत मैंने कोयम्बटूर भी देखा जाके। फिर मैंने लुधियाना में बहुत देखा, जब हम इंडियन एक्रेलिक का वो एक्रेलिक फाइबर बेचते थे। क्योंकि एक्रेलिक फाइबर इज नॉट नॉर्मल फाइबर, इट्स ए वूल सब्सटीट्यूट, जिसकी शॉल, निटवियर और स्वेटर बनते थे। आजकल तो स्वेटर लोग पहनते नहीं है, लेकिन पहले एक टाइम था जब विंटर जो है 4 से 5 महीने की होती थी, तो स्वेटर पहने जाते थे नॉर्थ में। आज तो विंटर ही खाली 2 महीने की रह गई। तो दैट टाइम, उस समय की जो इंडस्ट्री थी, उसकी ओरिएंटेशन बड़ी डिफरेंट थी, बड़ी अलग तरीके की थी, और एक ह्यूमन कांटेक्ट बहुत था। आज कमर्शलाइज बहुत है। आज हमारा हिंदुस्तान का, जैसे मैं देखता हूँ, आज हिंदुस्तान की जो टेक्सटाइल है वो 140-145 बिलियन डॉलर की है टोटल। और उस 140-145 बिलियन में प्रीडोमिनेटली मेजॉरिटी मैन मेड फाइबर की है। और यू कैन से हिंदुस्तान में 60-40 है। 60% आज भी कॉटन है, 40% मैन मेड है।
लेकिन अगर आप टोटल उसको देखें, जो फाइबर बेस है, आज हमारा जो फाइबर बेस है वो 12 से 13 मिलियन केजी का है, 12 से 13 बिलियन केजी। तो 12 से 13 बिलियन केजी में आज कॉटन जो है वो 5 बिलियन केजी या 5 मिलियन टन मैक्सिमम समझ लीजिए, और कभी स्ट्रेच भी अगर होएगी कॉटन तो 5 से 6.5 मिलियन टन हो जाएगी। आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कितनी भी आप यील्ड बढ़ाने के काम कर लें, सीडीआरआई काम कर रही है, बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, एकरेज हमारी रिड्यूस हो रही है क्योंकि कैश क्रॉप चाहिए, सब्जियां चाहिए, फूड चाहिए लोगों को, और कॉटन में बेल वार्म होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने सफर भी किया है। तो आज लोग कैश क्रॉप पसंद करते हैं, तो उससे एकरेज नहीं बढ़ रही है हमारी। तो कॉटन हमेशा 6.5 मिलियन टन से ज्यादा नहीं रहेगी। लोग कहते हैं 7 मिलियन टन हो जाएगी, बट मेरे अपने डाउट है। लेकिन मैन मेड जो है आज भी 7.5 to 8 मिलियन टन है। कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, कुछ डिसऑर्गेनाइज सेक्टर में भी है। जैसे डिसऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात करूं तो जो जैसे फैब्रिक है, भिवंडी, छलकरंजी, मालेगांव, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है यूनिट्स। बहुत सारे भिवंडी में लूम्स ऐसे हैं जो उन्होंने खुद बनाए हुए, क्योंकि पहले जो थे लूम्स के पार्ट्स इंपोर्ट करना अलाउड था, तो उससे इंपोर्ट कर करके देर आर मेनी हैंडमेड, मैन मेड लूम्स, नॉट रनिंग मैन मेड फाइबर, बट द लूम्स आर मैन मेड। तो बहुत सारे ऐसे लूम्स हैं हमारे यहाँ। आज मेरे ख्याल हमारे यहाँ कितने 26-27 मिलियन लूम्स होंगे इंडिया में, ऑपरेटिंग लूम्स। बट बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं है, जिनकी जो गिनती में नहीं है। तो हमारे यहाँ आप ये समझिए टोटल इसका जो फाइबर बेस है आज 12-13 मिलियन टन का, इससे हमारा 140 बिलियन टन का टेक्सटाइल सेक्टर है। अब अगर हम अपने विजन की तरफ देखें तो हमारा विजन है $350 बिलियन करने का। तो 140 से 350 या 150 से 350 एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है। मैं समझता हूँ 150 से अगर हम 250 भी आ जाएंगे अगले 5 सालों में, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी हमारी विशेषता होगी अगर हम उसको हासिल कर सकें। क्योंकि इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5 मिलियन टन फाइबर बेस ऐड करना पड़ेगा। अब 5 मिलियन टन कहाँ से आएगा? 5 मिलियन टन खाली आ सकता है मैन मेड से। कॉटन तो आप 6.5 से 7, 7 से बियॉन्ड आप स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो आपको एडिशनल 5 मिलियन टन जो चाहिए 150 से 250 करने के लिए, तो वो खाली मैन मेड से आएगा। मैन मेड में भी प्रीडोमिनेटली पॉलिएस्टर से आएगा, बिकॉज विस्कोस देर आर लिमिटेशन, देर आर you know environmental issues in that, there is a lot of water requirement in that. Or another thing which is today important is to bring those additional 5 million ton from polyester is much easier as compared to viscose or any other fiber, because आज viscose भी maximum 8 million ton है as compared to 5 million ton of polyester. लेकिन हमारे यहाँ जो कंपोजिशन है, आज भी हमारे यहाँ टोटल मैन मेड में जो फाइबर है दैट इज 25% and 75% is filament. Why that 25% is not growing? Because this 25% of fiber is there for blending. Because you can't blend the continuous yarn, which is filament yarn or FDY, or you twist it and then call it polyester textured yarn. Those cannot be blended. It is only the fiber, which is either 36 mm, 48 mm, 50 mm, depending on the size, you can cut it and then you can mix it. So what is happening is that 25% share of fiber is not expanding.
Sometimes the cotton has a issue to make a PC yarn. Sometimes the viscose has a issue to make PV yarn. Sometimes, polyamide is very low because it's only go for carpeting and all that. But what I'm saying is, इस 25% के लिए जितनी भी हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, और आज जो सब कुछ उसमें से मैं ये समझता हूँ आज की तारीख में 40% स्पिनिंग इंडस्ट्री इज नॉट ऑपरेटिंग. One may not admit it, but in my opinion, 40% of spinning capacity may not be operating today. And I can say for sure, उसमें 35% में कभी 30 हो जाती होगी, कभी 40 हो जाती होगी. It can vary. It can vary. I mean, there can be a variance between 30 and 40. बट आप ये समझ लीजिए 35% से 40% स्पिनिंग इंडस्ट्री आज आइडल है. वो क्यों आइडल है? क्योंकि पॉलिएस्टर विस्कोस की दिशा में, आफ्टर ऑल इट गोज फॉर सूटिंग शर्टिंग ड्रेस मटेरियल, आज उसमें हमारे यहाँ इनोवेशन की कमी है. सिमिलरली पॉलिएस्टर कॉटन है, प्रीडोमिनेंटली हम लोग एक ही चीज बनाए जा रहे हैं उसकी. आज क्या है, यू हैव टू डू सम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. अगर आपको रियली में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा. आई गिव यू वन एग्जांपल. वॉलमार्ट बहुत बड़ी सोर्सिंग कंपनी है, बहुत बड़ी है. हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हाउ बिग इट इज. एंड दे आर इनटू garments, they are into bed sheets, they are into towels, they are into every kind of bed linen, table linen, bathroom linen, हर चीज में है. Now Walmart has evolved. उन्होंने ये सोचा कि इतनी मैन पावर बढ़ती जा रही है, यूरोप में भी, वियतनाम में भी आज $4,000 हो गई, चाइना में ऑलरेडी $8,500 है वेजेस कॉस्ट, वियतनाम में $4,000 है, चाइना में $8,000 है, और आपका कोरिया में $12,500 है, यूरोप में तो आप भूल जाइए. तो आज की तारीख में अगर कहीं कॉन्ट्रैक्ट, पहले हमने एक कंसेप्ट सुना था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि कोक पेप्सी जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं या मैकडॉनल्ड वाले कराते हैं. आलू उनको चाहिए और उस पर्टिकुलर क्वालिटी का चाहिए और इतनी क्वांटिटी में चाहिए, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, पोटैटोज के लिए, टमाटोज के लिए. नाउ Walmart has come out with the contract stitching, contract garmenting. तो आप धागा खरीदिए, कपड़ा कहीं और बनवाइए, then you take it to where they are doing it, in Republic of Benin, near Cotonou. Because if you see Republic of Benin, it's an African country next to, Togo, Lome, Burkina Faso, in that line. I have traveled in that whole area, starting from Ivory Coast. They are just on the other side of Atlantic. And Walmart can afford to charter a small ship, send across the Atlantic, pick up the garments, and then sell it in America. And you know what is the cost? What is the labor wage rate in Republic of Benin? $150. Oh. $150. Why Italy is doing, or Europeans are doing everything in Republic of Moldova, which is very close from road, it is just 500 kilometers. Republic of Moldova, and it's also on the Black Sea. Advantage is there, shipping advantage is there, and they are the country where they have no tariff in Europe. So in Italy, where $30,000 is the wage rate, they getting stitched, everything done in Republic of Moldova, where the wage is only $200, and then shipping every material duty free to either by road to other western part of the countries, or they take it from the they export it via the Black Sea. So something like that, out of box thinking, we also have to do.
If we really want to grow, if we really want to reach 250 billion, इस तरीके से नहीं पहुंचेंगे। एंड देन हम लोग को क्या करना है, एक यूनिफाइड अप्रोच बनानी है। अभी क्या होता है, आपका फाइबर वाला ब्लेम करेगा अपने रॉ मटेरियल वाले को, यान वाला ब्लेम करेगा फाइबर वाले को, कपड़ा वाला ब्लेम करेगा यान वाले को, और अपैरल वाला ब्लेम करेगा फैब्रिक को। वो कहेगा फैब्रिक ही अवेलेबल नहीं है। तो ये ब्लेम गेम बंद करके एक कोहेसिव थिंकिंग के साथ में एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है हमें, कि हम कैसे 250 बिलियन भी अचीव करें। बिकॉज इवन फॉरगेट अबाउट 350 बिलियन, मैं उसको, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज इम्पॉसिबल, वन डे इट विल बी अचीव्ड। बट हिस्टोरिकली अगर आप देखो, आज तक पिछले 50 साल में 50 बिलियन का एक्सपोर्ट नहीं किया है क्या? इंडिया ने पिछले 50 साल में 50 बिलियन का एक्सपोर्ट क्रॉस नहीं किया। कभी अप्रैल कम हो जाता है, अप्रैल 20 बिलियन नहीं पहुंचा आज तक। आप टारगेट कुछ भी बना लीजिए, आप 100 बिलियन का टारगेट आपने रखा है एक्सपोर्ट का, इट इज नॉट समथिंग विच इज नॉट अचीवेबल, बट इन द प्रेजेंट फॉर्म इट इज नॉट अचीवेबल। आज आप देख लीजिए कि मार्केट वैसे भी आर नॉट प्लेइंग वेल, बिकॉज यूरोप में रिसेशन है, यूरोप हैज गॉन इनटू रिसेशन। देन अमेरिका में देयर इज a lot of inflation. Then next year they are going to have election. Nobody will take any drastic step to cut down on the money supply in America, because if you have to contain the inflation, आपको money supply बंद करनी पड़ेगी। आज अमेरिका में कोई डिसीजन लेगा नहीं, बिकॉज 24 में उनका इलेक्शन है। तो यूएस इज गोइंग इनटू इन्फ्लेशन, देन विल स्लिप इनटू रिसेशन। यूरोप कंट्री लाइक जर्मनी हैज ऑलरेडी स्लिप्ड इनटू रिसेशन। पेरेनियली आपका फ्रांस, आपका सॉरी स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीस, they have remained in recession for last 5 to 10 years. So in the present circumstances, now with the Hamas and Palestinian conflict, and if this conflict prolongs, which I believe shall prolong, because Hezbollah has still not decided whether to attack from Lebanon or not. Iran is there to support Hamas and Hezbollah. So thing is, now you're with the movement of the US fleet and the warships, once the ground offensive starts, जो movement होएगी, it will block Suez Canal, it will block Haifa port. तो आपका क्या होगा, बियॉन्ड मेडिटेरेनियन जाने के लिए आपको फिर नीचे से जाना पड़ेगा, वाया मेडगास्कर होके फिर ऊपर जाना पड़ेगा, तो आपकी फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई। तो your freight will further impact your exports. Oil will go beyond $100, crude oil. So all these are indications that days are not that good unless कि हम लोग अपना सोच बदलें, हम लोग अपना कुछ ना कुछ ऐसा सोचें जो थोड़ा डिफरेंट हो। देखिए, अफ्रीका रहेगा, हमको नॉन कन्वेंशनल मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि हमारे अपैरल्स के लिए, रेडीमेड गारमेंट के लिए यूरोप एंड यूएसए के अलावा कुछ नहीं है। आज हमारी मेडअप्स की, बिकॉज एज ए डायरेक्टर ऑफ आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आई नो इन द मेडअप्स, in the bedding industry, in the towel industry, we are not having that kind of a market which we used to have, because in America the market is not there. यूरोप में मार्केट नहीं है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि in order to understand the textile industry, we all have to sit together. We have to stop blaming each other. हमको एक दूसरे को पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का से कभी भी हम कहीं नहीं पहुंचे, फिर हम यही करते रहेंगे।
कोई कहे भाई मुझे तो FOB चाइना के रेट पे फाइबर चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अगर चाइना से भी मंगाओगे तो फ्रेट दोगे इंडिया का, आप फ्रेट दोगे तो आपको CHA चार्जेस भी देने पड़ेंगे, उसकी क्लियरेंस भी करानी पड़ेगी, उस पर कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, उस पर सरचार्ज भी देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा ना। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है, पोर्ट है हमारा कांडला में, और हमारी मिल लगी हुई है राजस्थान में, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, कहाँ कहाँ हमारी मिल लगी हुई है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इंपोर्ट होता है वो हाई कॉस्ट हो जाता है। आज लॉजिस्टिक कॉस्ट देख लीजिए, एक आप अगर ट्रक लेंगे या आपको एक 40 फुट का कंटेनर शिप करना है फ्रॉम कांडला, गांधीनगर या बॉम्बे, JNPT से राजस्थान में, उसकी कॉस्ट अब पिछले 3 सालों में डबल हो गई है। तो कंसिडरिंग ऑल दैट, वी हैव टू थिंक कोहेसिवली कि हमारी जो यहाँ इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ फाइबर की बड़ी वाइब्रेंट इंडस्ट्री है, द बेस्ट क्वालिटी फाइबर इज अवेलेबल। और इंडिया में हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास कॉटन भी है, हमारे पास पॉलिएस्टर भी है, विस्कोस भी है, नाइलॉन भी है, सब तरीके के फाइबर, सिल्क भी है, जूट भी है, सब तरीके के अवेलेबल है। खाली हम लोग को एक समन्वय बनाना है, और वो समन्वय कब बनता है, जब आप बैठ के सोचो उसको। हर आदमी अपनी बात करता है। हमारे यहाँ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक एसोसिएशन खाली अपने विषय की बात करती है, अपना ही मुद्दा उठाती है, और उसका फोकस ये होता है कि मेरा काम हो जाए, दूसरे का हो नहीं हो। उससे क्या होता है कि एक गतिशील समाज के लिए दो चीजें जरूरी है। एक यूनिफाइड सोच, वी हैव वाइब्रेंट स्पिनिंग मिल्स, इतनी हमने उसमें थैंक्स टू दी टफ पॉलिसी दैट हमारे यहाँ स्पिनिंग इतनी वाइब्रेंट हो गई कि आज वी हैव ए वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग कैपेसिटी। बट हम कहाँ मार खा रहे हैं, इन द फैब्रिक फिनिशिंग प्रोसेसिंग, वो हमारा एक वीक लिंक है। उसको अगर हम स्ट्रेंथन करेंगे, और वो स्ट्रेंथन कब होगा, जब हम बैठ के सोचेंगे। हम एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, उससे नहीं स्ट्रेंथन होगा। हम लोग बैठ के सोचे भाई ये तेरी, आज आप देखिए $10 बिलियन के एक्टिव वियर, यू कॉल इट स्पोर्ट्स वियर, लेजर वियर और एक्टिव वियर, $10 बिलियन का एक्सपोर्ट है वियतनाम का। हमारा 100 मिलियन का भी नहीं है। क्यों नहीं है? वी आर मेकिंग द सेम फिलामेंट सप्लाइंग टू वियतनाम। Why? Because there is no unit. Now there is somebody, coming up. But this is something, we have to focus on. आज हिंदुस्तान में we are lucky to have median age of 30 years. हमारी यंग पॉपुलेशन है, और लेजर इसमें वियर एंड 40% से ज्यादा पॉपुलेशन अपना जो है वो बिलो द एज ऑफ 34 है। यस। और उसमें क्या होएगा, उसको दिन में 3 बार, 3 या 4 बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। वो जब सुबह उठता है, पहले जिम जाता है या वॉकिंग के लिए जाता है, उसको स्पोर्ट्स वियर चाहिए, उसके बाद उसको ऑफिस वियर चाहिए, शाम को उसको लेजर वियर चाहिए, रात को उसको नाइट वियर चाहिए। तो दैट जनरेशन को कैटर करने के लिए वी हैव टू फोकस ऑन लेजर वियर एंड एक्टिव वियर। हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं। आज आप कोई भी नाइकी, रिबॉक, एडिडास, कोई भी उसकी ना, आप स्वेट शर्ट लीजिए या टी शर्ट लीजिए, उसमें देखिए नीचे लिखा है मेड इन वियतनाम or made in Bangladesh. If they can do it, why can't we do it? So we have never focused on that area. That is one of the reasons. But now, if we focus on that area, we have to work on it. Hey, look, I am ready to make investment in making the sports wear, leather wear. Do you sit with Reliance? You sit with Bilosha? Well known. I want this particular monofilament or this particular kind of filament to make that. Then we have it good, 5, 6 nylon manufacturer.
बिकॉज उसके यहाँ जो आगे बॉर्डर होता है एंड नीचे जो बॉर्डर होता है वेयर द जिप इज दिस दिस इज वेयर द नाइलॉन इज आल्सो यूज्ड टू कीप इट शेप. So we have to sit together. This is the house which is making investment, large investment. Because आज क्या है, आपके पीएलआई भी 50 करोड़ रुपए में क्या है. आप आज हमारे यहाँ इस बड़ी बड़ी स्टिचिंग यूनिट है. आप 50 करोड़ की यूकी मशीन खरीद के आप जो है स्टिचिंग यूनिट लगा ली, बट उससे काम नहीं होता है. वी हैव वेरी लेस लाइक शाही एक्सपोर्ट्स. एक ही है ना शाही एक्सपोर्ट्स. आज तक दूसरा तो हुआ नहीं. हरीश आहूजा आज तक दूसरा तो हुआ नहीं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि या तो मिनिस्ट्री ब्रिंग देम इनटू वन प्लेटफॉर्म, अंडरस्टैंड थिंग्स, और people come together. We have to work together to achieve this. Otherwise रिलायंस में हमको क्या है, हमको तो अपना फिलामेंट बना रहे हैं, एफडीवाई बना रहे हैं, पीटीवाई बना रहे हैं, फाइबर बना रहे हैं. We'll keep making and there will be people always who will be buying. But we are ready to work for some innovative this thing. Provided somebody come that look, I want to do this, I want to make this. We have been making technical textile for a long time. Now we are trying to work in the new areas of technical textile where country can be benefited. I think so. On that note, because आप in the past SRTPC में chairman थे, अभी SRTPC को recently rebrand किया है to include the technical textile aspect also. Because आपने इस बारे में जिक्र की, can you also throw some light on this? देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल अभी पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने ज्यादा बातचीत करनी शुरू करी है. लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल में क्या होता है, देखिए एक ना सपोर्टिंग गाइडलाइंस की जरूरत होती है या रेगुलेशन की जरूरत होती है. लाइक इन जर्मनी आई टेल यू wherever there is an assembly of 25 children or 50 adults, be it school, be it college, be it auditorium, be it cinema hall, be it hospital, be it hotel, anywhere, every fabric which is used should be fire retardant. That's a law. So by virtue of that, every fabric has to be fire retardant. So definitely, it becomes a technical textile because there is a guidelines and the legislation is there. Now in India, we don't have. Only National Highway Authority has said that in the national highway, we should use geotextiles so that our roads longevity increases. But state roads comes under respective PWDs. They say, why should we buy it? Similarly, fire is a कितनी बार फायर होती है, होटल्स में भी होती हैं, हॉस्पिटल्स में भी होती हैं, स्कूल्स में भी होती हैं, सब जगह कितने लोग मरते भी हैं. इसको छोड़ दीजिए, ट्रेन तो सेंट्रल सब्जेक्ट है, ट्रेन में फायर एक्सीडेंट्स होते हैं. Are we using every fabric which is in train, curtains, seats, and this thing is fire retardant? So every technical textile, barring industrial filter or blood filters or whatever it is, which is a necessity, it used by industry, but the size is very different, very, very low. India exports cannot become, $10 billion in technical textile unless there is $100 billion spent in India to create that $10 billion worth of exports of technical textile. वो आज वो स्थिति नहीं है. गुड पॉइंट सर. मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन हमेशा से ऐसा रहा है कि कोई भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए एक इकोसिस्टम बनाना बहुत जरूरी है. टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करें तो इकोसिस्टम फ्रॉम द एंटायर वैल्यू चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डू यू फील कि वो इकोसिस्टम को शुरू में नर्चर या एक प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट शुड कम अहेड एंड बिकम द फर्स्ट लार्जेस्ट बायर, जैसे आपने हाईवेज की बात की या रेलवेज की बात की. डू यू थिंक गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन अगर आगे से लीड करेंगे तो इकोसिस्टम बनेगा, और इकोसिस्टम बनेगा देन वी कैन एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज आल्सो?
You see, center should issue the guidelines to the state. The center can only issue the guidelines. They cannot make a state legislation. Fire is a subject of state. Safety is a health is a subject of state. State roads comes under PWD. Center can't make legislation. They can issue a guideline that in order to control the expenditure, because आज वो जमाना नहीं है जो अंग्रेजों के टाइम था कि सड़क कच्ची तो नौकरी पक्की. You have to come out of that mindset. आज आपको सड़क पक्की बनानी है देश की प्रगति के लिए, अपनी नौकरी के लिए नहीं. तो एक सेंटर का वो चाहिए कि सेंटर शुड इशू गाइडलाइन कि भाई कहीं पर भी लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर होटल है, स्पेशली होटल एंड हॉस्पिटल्स, एवरी फैब्रिक शुड बी फायर रिटार्डेंट. सिनेमा हॉल की सीट्स के फैब्रिक शुड बी फायर रिटार्डेंट, बिकॉज सिनेमा हॉल becomes like a Nazi chamber for killing if there is a fire. एंड Because there are ऑल्सो hardly ये 6 जो floors. पब्लिक प्रॉपर्टीज है जैसे आप सिनेमा हॉल स्कूल या जो भी बोल रहे हो जिधर एक लार्ज स्केल गैदरिंग होता है, उनके लिए तो एक तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी होना जो एडिशनल कॉस्ट है दे नो कि उनका भी डैमेज कंट्रोल होगा, उनके लिए भी वो फायर इशू या वो फायर फाइटिंग मैनेज करना बहुत इजी हो जाएगा. बहुत इशू. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि आज क्या है कि वहां पे कारपेट सीट कुछ भी फायर रिटार्डेंट नहीं है आज के सिनेमा हॉलों में. तो अगर वहां गलती से खुदा ना खास्ता फायर होती है तो इट बिकम्स ए नाजी चैम्बर, नथिंग एल्स. तो हमको क्या है कि ये सेक्टर अच्छा है, सनराइज सेक्टर. टेक्निकल टेक्सटाइल इज सनराइज सेक्टर. वी कैन डू गुड इन दैट. हम लोग इसमें अच्छी खासी तरक्की कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो है एक सिस्टम है, इकोसिस्टम अवेलेबल है. हमारे पास सारे फाइबर्स हैं, हमारे पास स्पिनिंग है, हमारे पास फैब्रिक मेकिंग है. तो हम लोग इसमें कर सकते हैं प्रोवाइडेड. अब मैं एक चीज बना रहा हूँ, ब्लड फिल्टर, आई कैन सेल इट टू हॉस्पिटल्स बिकॉज एवरी हॉस्पिटल नीड इट. आई एम मेकिंग वन इंडस्ट्रियल yarn for car roofing and all that. Everybody is buying it because cars are selling. But in that there is no hazard which is involved. But wherever there is a issue where by using technical textile you increases the longevity or you save lives or you save expenditure by 10% additional spending, there should be the general guidelines. तो सर क्योंकि हम इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इट्स करंट फॉर्म एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं, एक चीज पे आपकी राय और ओपिनियन जानना चाहेंगे सर. सस्टेनेबिलिटी. आज सस्टेनेबिलिटी को लेकर काफी बातचीत हो रही है, काफी कंपनीज ने बहुत इन्वेस्ट भी किया है सस्टेनेबल वैल्यू चेन के लिए. एक्सपोर्ट मार्केट में हम लोग देख रहे हैं काफी ज्यादा ऑप्शन आ रहा है. पॉलिस्टर सेगमेंट में बात करें तो आरपेट जो है, आरपेट में भी काफी इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड डिमांड आ रही है. तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ईदर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी? Or do you think government policies are aligned, or still a lot needs to be done? You see, sustainability is an individual issue. The government can only say that, or like the Paris Agreement, the emission rate has to be 0, or the Europe comes out with their own carbon border adjustment taxes. If your CO2 is one point or say they are measuring it. If 1 unit of CO2 is found, you have to pay $50. If 2 units of CO2 is there, so they have given up to 2026 and 2030 to make emission 0. But barring that, sustainability is an issue where large enterprises like Reliance is doing a lot of initiatives. They have taken a lot of initiatives for sustainability development, circularity, circular economy, because we started first with the large organized sector PET to fiber plant in Barabanki in UP, where we were collecting the PET bottles and converting them into the polyester fiber. Now Reliance has set up a big plant for converting PET bottles
recycling them into and making the PET bottles. That is called the green PET. Because all the Coke, Pepsi, Danone, Nestle, the big companies have been mandated to use 25% of their total requirement, leading to 40% in next 5 years through the green PET, recycled. So sustainability is something which is coming into the play, and it has been there for a long time. You see, India today may be having 1 million ton capacity of making polyester fiber from PET bottles. It has come from, Ganesh Polytech in Kanpur a long back, 20 years अरे back. 90s के टाइम पे शायद आ गया था Hmm? शायद 90s में चालू किया था Yeah, actually, this what I'm saying. तो आज 20 साल पहले भी किसी ने ये सोचा था, ये आज का नहीं है, उस समय क्यों सोचा था कि उस समय 36% एक्साइज ड्यूटी होती थी पॉलिएस्टर फाइबर पे। तो अगर आप बोतल से बनाएंगे तो दैट वाज नॉट कवर्ड अंडर दैट क्लॉज, तो 36% एक्साइज ड्यूटी बचती थी। तो 100 रुपए के पॉलिएस्टर पे 36 रुपया तो वो एक्साइज ड्यूटी बचती थी, और उसकी 100 रुपए जो वर्जिन पॉलिएस्टर की कॉस्ट होती थी, रिसाइकल्ड की कॉस्ट होती थी 90 रुपए। तो आपको 46 रुपए 1 किलो पे बचते थे। तो दैट वाज द इकोनॉमिक्स and it made sense. Many people came into this industry. Today margins are not that much, but there is always a cost difference of 10 rupees a kg, which is good, and it is creating sustainability. You see, problem in India is it is not use and throw, like unlike West. Now 50% of people are buying a bottle, PET bottle, water bottle, and they are throwing it. Now the rate has gone to 75% who are just using and throwing it. 25% are still keeping it home, putting in the water, keeping water in the refrigerator or putting something or the other. Because especially in the सिंगल यूज ही है मोस्टली अभी भी सिंगल यूज में ही चल रहा है आज भी 25% हमारे यहाँ रीयूज हो रही है पेट बॉटल। तो उससे क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ से 70,000 टन की बॉटल्स रिसाइकल होनी चाहिए, आज भी 70,000 टन की बजाय 50,000 टन होती है, 20,000 टन नहीं होती है। So, but sustainability is there, and then circularity is only possible in 100% polyester. You see, largest issue today before the world is what to do with the garments, unused garments, or the used and thrown garments. What is to do with them? Because they are something, which is creating so much of problem for the sustainability. क्योंकि एक गारमेंट, कॉटन गारमेंट को आप रिसाइकल नहीं कर सकते, कॉटन शर्ट को रिसाइकल नहीं कर सकते, पॉलिएस्टर शर्ट को आप कर सकते हो। सो एडवांटेज विद द पॉलिएस्टर विल बी recyclability, circularity. So for sustainability, we have to think of using the material which can be recycled. That is how we will become successful. Right. I mean, Reliance has taken various initiatives like green hydrogen. Next year, come 24, and we will be ready with the green hydrogen. Already the trucks and buses are tested on our green hydrogen. So green hydrogen is a very good thing. It's pure, totally sustainable, totally environment friendly. So there are various things which are being like alternate source of energy. We are setting up in Jamnagar and spending about $25 billion in the green energy, the green hydrogen, as well as the what we call it non-conventional energy, solar cells. We are setting up a plant for photovoltaic cells बनाएंगे, solar cells बनाएंगे, solar बिजली बनाएंगे, and something like we will start with 1 gigawatt and go up to 4 gigawatt, Very nice. which will make a part of India, which is using environment friendly energy. So what I'm trying to tell you, even at a smaller scale,
this is happening. Most of the oil marketing companies, Naira Energy, they are thinking about this Right. of making the environment friendly fuels, using environment friendly energy, creating this. Uh, Awareness has come. The people are aware. एक No, टाइम था absolutely. एक सर एक आपको टाइम था मैं पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा। वी आर अज्यूमिंग कि आपका जो काम है वो थोड़ा हाई प्रेशर एनवायरनमेंट होगा, तो इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आपको क्या मोटिवेट करता है टू परफॉर्म इन दैट डायनामिक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट? या कोई ऐसे स्पेसिफिक आपके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स है दैट हैज बीन गाइडिंग यू, या आपकी कोई ऐसी लर्निंग हुई है जो आप बाकी को बताना चाहेंगे कि हाई प्रेशर एक डायनामिक एनवायरनमेंट में कैसे आप नेविगेट करते हैं? don't take pressure on yourself. You work without pressure. Pressures will always be there because that is something which is not in our hand. But what I'm trying to tell you is the best thing is to find a solution among the pressures. Find a solution which is at least economically viable, economically sustainable, and non-harming to the interest of others. Right. It may be a what you call it a hypothetical thinking, but sometimes we have to really come to that stage. देखिए क्या होता है कि इकोनॉमिक प्रेशर्स कभी खत्म नहीं होते। अभी ये जो हमास और पैलेस्टाइन की लड़ाई हुई है ना, इट इज क्रिएटिंग इनफ ऑफ प्रेशर on the world of the economies of the world. You see, today the amount of expenditure is about $1 billion a day that Israel is spending on Gaza Strip in the arms, ammunition, manpower, fuels. All that is going into that. You never know, tomorrow another front will open. And if today I think good senses prevail on everyone not to jump into that war. So otherwise it will have a catastrophic effect on the business. और सबसे पहले टेक्सटाइल पे इसलिए इफेक्ट आता है कि आदमी सोचता है लेट अस सेव मनी, पता नहीं कल क्या होएगा, एक शर्ट कम खरीदते हैं, इज नॉट रिक्वायर्ड टुडे. You see, when the environment is good, you go and buy. No, we are going now. What happened? Our pipelines were empty after COVID. So 21, 22, 22, 23 were very good year for textile because pipelines were totally empty. But the geopolitical situations create pressure and make you think, should you save or should you spend? Today, that is the feeling in America, in Europe, and that is also coming up in Middle East. Should we spend or should we save? And when that feeling comes, and thanks to our government's fiscal policy, that rate of interest have been revised and have been increased. So that definitely comes to the mind of a person, looking at various uncertainties. Should I spend or should I save? राइट, सो दिस इज मैटर ऑफ कंजम्पशन स्पेंड। आई थिंक कंजम्पशन पैटर्न अगर आपने देखेंगे तो लगभग हर जगह पे काफी डाउन है। इंडिया में Correct. भी एज पर डेटा लास्ट मंथ भी लगभग 10 से 15% कंजम्पशन डाउन था। तो यू आर Exactly. एब्सोल्युटली राइट सर, वोलेटाइल सिचुएशन में कंजम्पशन डाउन होता ही है। इन्फ्लेशन, रिसेशन, और लॉट ऑफ दीज अफेक्ट कंजम्पशन। टेक्सटाइल इज प्राइमरली कंजम्पशन लेड सेक्टर। उस वजह से हमारा लास्ट ईयर भी एक्सपोर्ट्स काफी डाउन हो गया था कंपेयर टू लास्ट ईयर। जैसे आपने ये बताया कि दिस ईयर आल्सो वी आर नॉट होपिंग द इंडस्ट्री टू हैव ग्रेट नंबर्स। Correct. That is absolutely true. अब देखिए कॉटन हमने पिछले आई थिंक 3 डिकेड में सबसे लोएस्ट कॉटन का एक्सपोर्ट हुआ है। क्यों हुआ है? वो खरीदने वाला जो है वो यही सोच रहा है ना, मैं खरीदूं या सेव करूं, Right. शुड आई स्पेंड और सेव?
So these uncertainties and geopolitical situations badly impact, and first victim becomes the textiles, Right. not food, because खाना तो खाना ही है. You are already living in a house. So textile becomes the first victim of the geopolitical situations, uncertainties, inflation, recession. It has a first toll on textiles because that is something which is avoidable. Right. Because if you Also, have two sir, t-shirts, you can coolly say, no, I don't need third one. ऑल्सो सर आपकी थोड़ी इंडिविजुअल पर्सनालिटी जानना चाहेंगे, तो कुछ थोड़े पर्सनल सवाल है। कोई ऐसी किताब या पॉडकास्ट या एनी लर्निंग रिसोर्स जो आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि हैज इन्फ्लुएंस्ड योर पर्सनालिटी ईदर प्रोफेशनली और पर्सनली, एंड समथिंग यू वुड वांट टू रेकमेंड टू अ लार्जर टेक्सटाइल और दिस पॉडकास्ट लिसनिंग ऑडियंस? You see, I have been personally impressed by Dale Carnegie. His books I like. I'm a, since I also did my law, so I have a legal background, but I never practiced. Never have gone and worn a black coat, Except one day I had to wear it when you take a oath of and register in the bar association. And after that, I have never put on that black coat. So I like John Grisham. He likes the books. But what I'm trying to tell you is, in Indian context, what you should read is basically the humans, how the humans are, how the humans are in this region and 50 kilometers away. If you can read the humans in various territorial regions, various territorial blocks, you will understand much better as compared to the books. You see, there was a very famous writer on the marketing manager, Philip Kotler. He always used to say, he's the one who sells himself. And that's why he called in one of the talks. He said the best seller is a prostitute. With 10 of them available there, only one is picked up. She knows how to market. So marketing is a mantra that how you sell yourself. If you are able to sell yourself, anything you are selling will get sold. राइट, दैट्स अ ग्रेट वन सर। ऑल्सो आपके प्रोफेशनल करियर में आपको ऐसी कोई एडवाइस मिली रही कि जिससे आपको लगता है कि आप मतलब आपका पूरा डिसीजन मेकिंग जिससे प्रभावित हो गया, या द वे यू वर्क हैज चेंज्ड और ऑल्टर्ड, ऐसी कोई एडवाइस है जो आप बताना चाहेंगे? हाँ, मेरे को बहुत सी अच्छी एडवाइस भी मिली मेरे कैरियर में. जैसे वन ऑफ माय बॉस टोल्ड मी, सुनो सबकी, करो अपनी. अनदर बॉस टोल्ड मी कि हमेशा दूसरों की सुनो और दिल की करो. लिसन टू अदर्स बट डू व्हाट योर हार्ट सेज. फॉलो योर हार्ट. Follow your heart. Other advice I got is that when you are sitting in a smaller forum, you must carefully listen to each and every one, because level of information is different in each person. Sometime what happens, your peon may give you a better advice as compared to your boss. So always listen to everyone. Pick up what is good they are saying, leave aside what bad they are talking about. And other this thing is never ignore anyone. You see, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब कौन आदमी लगता है. राइट सर, एक्चुअली ये जो आपने लास्ट जो बताया, मैं आपको मेरा एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, बिकॉज आपने बोला तो सडनली याद आया. मैं 2010 के आसपास की बात है, आई वाज प्रीटी यंग, मतलब 20 साल का था मैं. एंड हम लोग ने हैदराबाद में एक ऑफिस सेटअप की थी, तो मेरा फैमिली बिजनेस कपड़ा ही बनाते हैं उसमें हम लोग. एंड उधर एक छोटा सा व्यूअर है जिनका 24 रुपए का चाइनीज रिपेयर का खाता था. उन्होंने मेरे को वो टाइम पे बताया, दिस इज, आई वाज कंपैरेटिवली वेरी यंग.
बोले कि प्रतीक, एक बार मेरे फैक्ट्री के आगे एक साधु बाबा आए थे, प्रॉपर साधु बाबा, वो ऑरेंज कलर का उन्होंने वस्त्र पहना है, उनके हाथ में वो सब उनका प्रॉपर एकदम साधु बाबा थे। एंड वो बोले कि बेटा क्या कपड़ा बनाते हो दिखाओ। नाउ इन्होंने, जो फैक्ट्री ओनर, वो सोचे नहीं कि यार अभी साधु बाबा उनको क्या कपड़ा दिखाया, टाइम वेस्ट होएगा। बट फिर भी उन्होंने दिखाया, एंड उन्होंने कपड़ा काफी दिखाया, साधु बाबा को पसंद है, साधु बाबा ने लिटरली उनके झोले से लाख रुपए निकाल के उनको दिखे, लाख रुपए का कपड़ा खरीदा। तो द लर्निंग दैट ही हैड एंड ही शेयर्ड विद मी, और जो मुझे हमेशा से इतना इम्पैक्ट करता है, जैसे आपने बोला नेवर इग्नोर अदर्स। आपको पता नहीं नेवर। सामने वाले इंसान में कौन कस्टमर, कौन ग्राहक, कौन सप्लायर, क्या पार्टनर, क्या भगवान निकल जाए उसमें। ये हमारी माइथोलॉजी में लिखा है ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। राइट। नेवर नेवर इग्नोर अदर्स। एब्सोल्युटली सर। क्योंकि अच्छा। आपको वो आदमी कब लगेगा आपको मालूम नहीं है। किसी दिन वन डे यू विल फील दैट ही वाज द राइट पर्सन हु टोल्ड मी एंड हु वुड हैव बीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। करने से कुछ नहीं होता है। बिल्ड ब्रिजेस, डोंट बिल्ड वॉल्स। राइट। और जो ऑलवेज सिर्फ बिल्ड आपके काम ब्रिजेस। में ऐसी कोई चीज जो मतलब वो एक या दो चीज आपके काम में जिससे आपको ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत इंजॉय होता है, मतलब समथिंग दैट मेक्स यू एंजॉय योर वर्क। You see, I feel enjoyed talking to people and really listening about the textile industry. And many places, I go on. Like last month, I was there in New York. I had given a lecture in Fordham University on the global trade, and also I talked of sustainability there. You see, thing is there one of the student, or you can say he was. I mean, there, basically it's not only the student comes, it's many faculty members also come. Many of the old students also come, the alumni, and they also come. So one person asked me one question. He said, "Tell me one thing. If an Indian can come here and give a lecture, can an American go to India and give a lecture?" I say, yes, why not? Provided the level of knowledge is same or is what it is required. वेरी वेल सेड So सर। there is absolutely, what I'm trying to tell you is be calm and just see what's happening. But I enjoy most when I am questioned by somebody who himself has possessed knowledge. Because never you waste your time on idiots. They will only eat away your knowledge. You don't gain anything from them. I'm राइट। sorry to say that, but that's नो, what इट्स, I आई believe. थिंक इट्स प्रीटी फेयर सर। Yeah. एंड सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको एक एडवाइस एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स को देना रहे या यंग प्रोफेशनल्स को देना रहे इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, राइट, लीडरशिप रोल को लेकर, अगर आपको एक एडवाइस देनी हो तो वो क्या रहेगी? देखिए, लीडरशिप के लिए यू लीड बाय सेटिंग एन एग्जांपल योरसेल्फ and then listen to others and reach to the people when it is required. That is the leadership, according to me, and I believe in that. ग्रेट वन सर। सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच, लाइक सो मेनी इनसाइट्स विद अस। आई थिंक बहुत अच्छा डिटेल्ड एंड वेरी लॉजिकल फ्लो एक रहा है अपने कॉन्वर्जेशन का। मुझे तो बहुत उम्मीद है कि जो भी लोग सुनेंगे उनको काफी सारा वैल्यूएबल इंसाइट मिलेगा। तो रियली थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर टाइम विद अस। You're most welcome anytime.